हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये शॉर्ट वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेंटरशिप के रिगार्डिंग। मेंटरशिप जो मैं मेंटरशिप लास्ट 5-6 ईयर से जो चला रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरह से लोग अप्रोच कर रहे हैं मेंटरशिप को, ठीक है ना। तो कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। 5-6 ईयर्स हो गया मुझे, मतलब ये मेंटरशिप वाला काम करते हुए। 6 अटैम्प्ट मैंने यूपीएससी के दिए और उसके बाद से अटैम्प्ट्स ख़त्म होने के बाद मैं इधर आया मेंटरशिप और टीचिंग की तरफ। तो तब लास्ट 5-6 ईयर्स में जो भी बच्चे रिज़ल्ट किए हैं, जो अप्रोच उनके लिए काम किया है, कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और जो बच्चे मेरे पास हैं वो क्या करते हैं, उनको किस तरीके से हेल्प मिलती है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मेरे पास मेंटरशिप में जो भी बच्चे हैं उनको रिसोर्स को लेके, अप्रोच को लेके मेरे तरफ से मैं टेंशन फ्री कर देता हूँ कि वो क्या रिसोर्स यूज़ करेंगे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे। और टारगेट डेली बेसिस पे दिया जाता है कि नेक्स्ट डे आप 8 to 10 आवर्स जो भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं उसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं। और बच्चे डेली बेसिस पे उसको मुझे भेजते हैं कि नंबर ऑफ़ आवर्स सर मैंने इतना पढ़ा, ठीक है ना। 8 आवर्स, 10 आवर्स, 9 आवर्स डिपेंड करता है। उसके बाद उसमें वो मेंशन रहता है कि हमने मतलब 2 आवर जीएस किया या एथिक्स किया या ऑप्शनल किया। प्रीलिम्स चल रहा है तो उसके टारगेट्स हैं, मेंस चल रहा है तो उसके टारगेट हैं, इंटरव्यू चल रहा है तो उसके टारगेट है। तो होता क्या है कि इसमें डेली बेसिस पे आप मतलब इस बात से टेंशन फ्री रहते हो कि आपको पढ़ना क्या है। और टारगेट मतलब इन जनरल जो मार्केट में है कि जैसे एक पीडीएफ पूरे साल का शेयर कर दिया जाता है, तो मेरे मतलब साथ ऐसा नहीं होता है कि मैं अगर आप मुझसे कनेक्ट होते हो या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं एक बार रफली बता देता हूँ कि हाँ ये चीज़ें चलेगी। जैसे कि जून में अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन कर रहे हो 2027 अटैम्प्ट के लिए, तो जून टू सितंबर क्या चलने वाला है, मेंस स्पेसिफिक जो टॉपिक्स चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सितंबर टू जनवरी क्या चलने वाला है, फिर फेब टू मई जो प्रीलिम्स स्पेशल चलता है। फिर आप प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जब आप मेंस लिखते हो, मेंस के बाद जब इंटरव्यू में चीज़ें चलती है, तो वो डेली बेसिस पे वो चीज़ें दी जाती है और डेली बेसिस पे उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बाद आप डेली बेसिस पे आप भेजते हो कितना पढ़ रहे हो, डेली बेसिस मॉनिटर किया जाता है। फिर उसमें जो डाउट्स होते हैं, आप जब पढ़ रहे हो प्रीलिम्स रिलेटेड, मेंस रिलेटेड या इंटरव्यू रिलेटेड, तो उसमें डेली बेसिस पे जो भी इश्यूज होते हैं तो बच्चे टाइम लेके अपना उसको डिस्कस करते हैं। या आप मेंस का आंसर्स लिख रहे हो, ड्यूरिंग मेंस जब आप लिखते हो उसमें स्पेशली, तो वहाँ पे मैं लास्ट 3 ईयर्स का या 5 ईयर्स का पीवाईक्यू इवैल्यूएट करके 1 to 1 उसको डिस्कस करता हूँ। या जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो डेली बेसिस पे उसको मॉनिटर किया जाता है। जैसे करंट अफेयर आप कैसे हैंडल कर रहे हो, 1 to 1 मॉक के थ्रू चीज़ें बेहतर की जाती है। जहाँ कुछ भी सपोर्ट सिस्टम की नीड है आपको वो बताया जाता है। या न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो उसको आप कैसे हैंडल करो। जो बच्चे रिजल्ट कर गए हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं, ठीक है ना, उन जहाँ नीड होती है उनका भी सपोर्ट आपको दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि अभी के जैसे डिजिटल एरा में कोई भी बड़ा जो इंस्टीट्यूट मार्केट में चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, और जो बच्चे मेरे गाइडेंस में रिजल्ट किए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी मेंटर जो है मतलब आपको आईएएस आईपीएस नहीं बना सकता। एफर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा ना। 8 घंटे 10 घंटे आप अगर पढ़ते हो, या मतलब बहुत सारे लोग रात भर पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेट नाइट पढ़ते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं। उनके लाइफ में बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फैमिली को देखना है, तो ये सब कुछ आपको ही झेलना पड़ता है। लेकिन हमारा रोल उसमें क्या होता है कि आपकी जर्नी का हम एक पार्ट हैं और उसमें हमसे जो बेस्ट पॉसिबल हो पाता है, जो डे टू डे बेसिस पे आप इश्यूज फेस कर रहे हो सिलेबस के रिलेटेड, या आपके लाइफ में जो चीज़ें अप डाउन चल रही है, आपका मेंटल हेल्थ रिलेटेड, तो उसमें हम आपको सपोर्ट एक सिस्टम बन के आपकी हेल्प करते हैं जो भी पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि जब भी आपको नीड होती है, या जो बच्चे मेंटरशिप में हैं तो मैसेज करके टाइम लेके उसको डिस्कस करते हैं। या मेंस में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो है इवैल्यूएशन का, ठीक है ना। एक तो अप्रोच का तो है ही कि आप सही अप्रोच से चीज़ें पढ़ो। दूसरा आपको जीएस 1 2 3 4 एस्से, और जो आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल में कुछ सब्जेक्ट जो मेरे बच्चे मेरे गाइडेंस में रहे, मुझे जो आइडिया है कुछ का, जैसे आंथ्रो हो गया, सोशियो हो गया, ज्योग्राफी के ऑप्शनल के बच्चे हैं, हिस्ट्री के हैं, और कुछ सब्जेक्ट के होंगे। तो जिन ऑप्शनल का मुझे मतलब आइडिया है, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि बच्चों को जो भी बेस्ट पॉसिबल हो उनकी हेल्प की जाए। लेकिन अप्रोच के रिगार्डिंग आपको मेंस रिलेटेड जो अप्रोच है, या ऑप्शनल का जो अप्रोच है, या प्रीलिम्स का जो अप्रोच है, या रिवीजन का जो अप्रोच है, उसमें आपको बेहतर किया जाता है, ताकि आप मतलब कि जो आप एफ़र्ट डाल रहे हो ना, 8 घंटे 10 घंटे जो भी आप मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंट इतना एफ़र्ट डाल रहे हो, वो प्रोडक्टिव हो। या अगर आप मतलब कि जैसे कुछ बच्चे हैं अभी 26 जैसे चल रहा है, जून में 28 के लिए ज्वाइन करते हैं 2 ईयर्स के लिए, तो आपको क्या होता है कि सारी चीज़ें जैसे इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन कोर्स में चीज़ें कराई जाती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मेंस में जो सब कुछ है, तो पूरा सिलेबस आपको करवाया जाता है।
तो वो करवाने का ऐसा नहीं है कि मेरा कोई वर्सटाइल IAS इंस्टीट्यूट के 10 फैकल्टी मेरे पास हैं और वो सारे के सारे अलग-अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं। जो फ्री वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, जो अच्छे टीचर हैं, क्योंकि मुझे लगभग मतलब 12-13 ईयर्स हो गए हैं इस एग्ज़ाम से कनेक्ट हुए, ठीक है ना। 2015 में 2015 मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, तो उससे पहले प्रिपरेशन मैंने 13 में शुरू की थी, ठीक है ना। लगभग 12-13 ईयर्स हो गया, तो उसका मतलब प्रॉपर आइडिया है कि आप ज्योग्राफी कहाँ से कर सकते हो, हिस्ट्री कहाँ से कवर कर सकते हो, इकोनॉमिक कैसे कर सकते हो, प्रीलिम्स के PYQs आप कैसे करो, मेंस के आंसर्स कहाँ से लिखो, जब एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है, ठीक है ना, तो आप रिवीजन कैसे करो, मेंस के जो आप आंसर लिख रहे हो वो डिमांड आप फुलफ़िल कर रहे हो कि नहीं, कहाँ पे कंटेंट एनरिचमेंट की नीड है, ठीक है ना, इससे में सही अप्रोच आप कर पा रहे हो कि नहीं, या ऑप्शनल सारे सब्जेक्ट को जो सबसे बड़ा इशू होता है ना कि सिलेबस को मैनेज करना, समझ रहे हो, एक पढ़ रहे हो दूसरा छूट रहा है, दूसरा पढ़ रहे हो तीसरा छूट रहा है, तो ये बहुत मतलब आपके लिए मतलब वो खिचड़ी बना लेते हो आप, जब खुद से करोगे तो खिचड़ी बन जाता है। बच्चे जो पहले से मेंटरशिप में रहे हैं तो उनके साथ ये इशू हुआ है कि जब भी मैंने थोड़ा सा मतलब किसी रीज़न से मान लो कभी मैं बिजी हो गया या उन्होंने कभी खुद से कोशिश की कि चलो ठीक है हम अपने से करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें खिचड़ी बनने लगती है, समझ रहे हो ना। तो अगर आपके पास कोई मेंटर है, कोई सीनियर है, कोई गाइड है, मतलब मैं ही नहीं, किसी को भी आप ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ से हेल्प मिलती है और उससे आपका अटेम्प्ट सेव होता है, एज सेव होता है। मेंटर को क्या मिलता है कि आप जब रिज़ल्ट करते हो, मेंटर को उस रिज़ल्ट का क्रेडिट देते हो तो उन्हें अच्छा लगता है, या उनका बच्चा रिज़ल्ट करता है तो अच्छा लगता है। बाकी तो आपको टिल रिटायरमेंट या जो भी आपको सैलरी अलाउंस है, जो भी चीज़ें हैं उससे आपको बेनिफिट होता है, आपकी फैमिली को बेनिफिट होता है, ठीक है ना। और हमारा जो रोल है आपको सिलेबस करवाना, एग्ज़ाम क्रैक करवाना, उसमें आपकी जर्नी का हम एक कोशिश करते हैं कि एक पार्ट बने और आपके जो डेली बेसिस पे जो इश्यूज़ हैं उसमें आपको जितना पॉसिबल हेल्प किया जाए, ताकि आपकी ये जर्नी बहुत लंबी ना हो, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स ज़्यादा ना लगें। प्रीलिम्स मतलब जैसे होता है बहुत सारे बच्चों के साथ कि 3-3 4-4 प्री क्लियर नहीं हो रहे हैं, 2-2 3-3 लगातार मेंस लिख रहे हैं, 2-2 3-3 इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि इंटरव्यू कि हमने अपने एंड से बहुत मतलब अच्छी प्रिपरेशन करा दी, लेकिन वहाँ पे बच्चे जब गए तो पार्टिकुलर जो बोर्ड है उसके साथ मतलब वो चीज़ें हो नहीं पाई जो होनी चाहिए, तो समटाइम्स इंटरव्यू में डाउन मार्क्स आ जाते हैं, या कभी-कभी ऑप्शनल में मार्क्स एवरेज आ जाता है। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया कि 270 280 आएगा, बट कोई-कोई बच्चे 230 240 इधर रुक जाते हैं। तो इन सब रीजन्स की वजह से कभी-कभी इंटरव्यू की वजह से, कभी ऑप्शनल की वजह से, समटाइम्स ऐसे में आपने टॉपिक ठीक से मतलब चूज़ नहीं किया, या आपने उसके साथ जस्टिस नहीं किया, या एग्ज़ाम हॉल में आपने वो टॉपिक तो चूज़ कर लिया, बट जब आप लिखना शुरू किए तो उसके साथ मतलब जो लिखना चाहिए आप प्रॉपर उसको डिलीवर नहीं कर पाए वहाँ पे। तो रिज़ल्ट ना होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे मेरे ही पास बच्चे हैं कुछ के बहुत अच्छा मतलब इंटरव्यू दिए तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे ऑप्शनल की वजह से फँस गए हैं, कुछ इंटरव्यू में लो स्कोर की वजह से फँस गए हैं, ठीक है ना। कोई पार्टिकुलर पेपर बहुत ख़राब हो गया या इंटरव्यू में डाउन मार्क्स हो गए, उसी में कुछ बच्चे हैं जो अपना सारी चीज़ें थोड़ी बैलेंस्ड वे में करके और रिज़ल्ट करके निकल गए। कुछ लोगों ने पहली ही बार में प्री निकाल लिया, मेंस लिख दिया, इंटरव्यू दे दिया। कुछ लोगों को 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लगे। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और आपकी जर्नी कैसी रही है, आप पहले से एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या रहा है, आप कितना मतलब आपका जो लर्निंग है वो किस तरीके से आपका ग्रोथ हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, ये सब बहुत कुछ मैटर करता है इस एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और पैरेलल जो जैसे एग्ज़ाम से जैसे स्टेट पीसेस से बच्चे देते हैं, तो स्टेट पीसेस के भी बच्चे अगर कनेक्ट मतलब कोई देना चाहता है, तो जब एक बार सिलेबस हो जाता है, जो बच्चे यूपीएससी के मेंस लिख देते हैं या इंटरव्यू देते हैं, तो मैं जनरली अलाउ कर देता हूं। और उसमें जो भी जैसे जनरली मुझे बीपीएससी और यूपी पीसेस ये 2 स्टेट पीसेस का थोड़ा एक्सपीरियंस है, बाकी का उड़ीसा पीसेस की भी एक स्टूडेंट में रिजल्ट की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि आप यूपीएससी एक अटैम्प्ट दे दिए, आपका मेंस हो गया या इंटरव्यू हो गया, आपका रिजल्ट फंस गया, तो आप स्टेट पीसेस में भी बच्चे रिजल्ट करके वहाँ निकल जाते हैं और फिर वापस से यूपीएससी दे के रिजल्ट कर जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके लिए हमेशा मतलब कि कोई गाइड, एक कोई सीनियर जिसको इस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, आपको उस चीज़ से हेल्प मिलती है। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि अगर आप मेंटरशिप नहीं भी ज्वाइन करो तो आपको हेल्प करेगी। मेंस में देखो अभी क्या है ना कि किसी भी अभी सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत मतलब ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया, नहीं होता, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, चीज़ों का रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए, नोट्स बहुत ज़्यादा हो गए, एजुकेटर्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो आपको हेल्प करेगी। प्रीलिम्स में अगर मैं आपको बताऊं
तो आपको पूरा प्रीलिम्स का अप्रोच मतलब पीवाईक्यू बेस्ड रखना चाहिए, ठीक है ना। उसमें आप क्या कर सकते हो कि कोई भी सब्जेक्ट आप शुरू कर रहे हो ना, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ भी, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप डायरेक्ट बुक मत पढ़ो, लेक्चर मत देखो। आप पहले आपको सब्जेक्ट की कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी एक बार पहले आप जो पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक का लास्ट 30 ईयर्स का, एक बार आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करो कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अप्रोच करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे पहले पता तो होना चाहिए ना कि एग्ज़ाम की डिमांड को आप समझो। तो पहले एक बार क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो अच्छे से, ठीक है ना। और वो जनरली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं या थीम वाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो और उसके बाद आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एनसीईआरटीज़ या जो भी बेसिक बुक्स हैं, या अगर आपको सब्जेक्ट पे समझने में बुक पढ़ना शुरू कर रहे हो और समझने में दिक्कत हो रही है, तो यूट्यूब पे मतलब एजुकेटर्स हैं, जैसे कुछ नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ जो फ्री रिसोर्सेज है। जैसे सुदर्शन सर का नाम ज्योग्राफी में सब कोई जानता है, ठीक है ना। इकोनॉमी में मुन्नाल सर हैं, एक ओनली इस पे ऋषभ सर करके हैं, वो भी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री में आरती छावड़े की वीडियोज़ हैं, एक थिंक आइस करके पारस चित्कार हैं, उनके मतलब वीडियोज़ हैं जो अच्छे हैं। साइंस में हिमा बिंदु मैम हैं, उनकी वीडियोज़ अच्छे हैं। एक और सीएम सर ओनली आइस पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोज़ अच्छे हैं। और पॉलिटी में एक सरमद महराज करके हैं अनअकैडमी पे, आई थिंक उन्होंने भी पूरा बेयरेक्ट बहुत अच्छे से करा रखा है। विजन आइस के अगर आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स का आमिल सर हैं, जिन्होंने पॉलिटी डिस्कशन बहुत अच्छे से करवा रखा है, ठीक है ना। तो पीवाईक्यू डिस्कशन वीडियोस और जो सिलेबस है उसके जो वन शॉट वीडियोज़ होते हैं ना, रिवीजन टाइप का, ये सब की आप हेल्प से ना आप अपना बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और ये आपको बेहतर आउटपुट देगा। बुक्स तो आपको पढ़ना ही है, बेसिक जो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी चाहिए। या सपोज दैट आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ठीक है ना, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम में आपसे गलतियाँ क्वेश्चंस होंगे अगर आप बेयर एक्ट नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। तो बेयर एक्ट आप सरमत सर से पढ़ सकते हो। पॉलिटी में आपको कन्फ्यूजन्स हैं बहुत सारे, तो आप अगर आमिल सर का विजन आइस प्लस 10 ईयर्स का डिस्कशन वीडियो देखोगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि फ्री रिसोर्सेज जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, उनको आप यूटिलाइज़ करके कोई भी सीनियर मेंटर की हेल्प से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो और अच्छे रैंक से कर सकते हो। जो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है ना, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस की नीड है, वो है कॉपी इवैल्यूएशन में। मेंस की जो कॉपीज इवैल्यूएशन में, एसए की कॉपी इवैल्यूएशन में। ऑप्शनल तो जनरली जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जनरली उनसे करवाना चाहिए, और नहीं तो अगर आप किसी से कनेक्ट नहीं हो तो टॉपर्स के आंसर लिख के टॉपर्स कॉपी से सेल्फ इवैल्यूएट करो। पीवाईक्यू मॉडल आंसर से आप क्वेश्चन पीवाईक्यू के लिख के आप सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो, उससे भी हेल्प मिलती है। एक तो कंटेंट मिल जाता है आपको, ठीक है ना। दूसरे आप मॉडल आंसर से एक एवरेज लेवल पे ज़रूर मतलब चीज़ें कुछ इंप्रूव कर लेते हो। बाकी टॉपर्स कॉपी से आपका प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, बहुत सारी मतलब हेल्प मिलता है। तो इसमें मतलब कि मैं अपना वर्सटाइल है इसका अपना बता रहा हूँ कि मेंटरशिप में डेली बेसिस पे टारगेट आपको दिया जाता है, और जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात है, जो कंसिस्टेंसी वाली बात है, और प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में सब दैट आपको पढ़ने नहीं समझ में आ रहा कि एग्ज़ाम के पॉइंट से क्या रेलेवेंट है, कैसे अप्रोच करना चाहिए मंथली में, एक जून को कैसे, तो वो सब कुछ कोशिश मैं करता हूँ कि वो आपको हेल्प मिले। और मैं इसमें सब कुछ मैं ही देखता हूँ, कोई और नहीं देखता। हाँ, मेंस के स्टेज पे जो बच्चे मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, या जो रिजल्ट दे चुके हैं, रिजल्ट कर चुके हैं, तो आपको कहीं हेल्प की नीड होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी से कनेक्ट कर देने की। जो बच्चे रिजल्ट मेरे गाइडेंस में रिजल्ट कर चुके तो हेल्प करते हैं। या इंटरव्यू आप दे रहे हो तो उस टाइम जो कुछ सीनियर फैकल्टीज है जिनसे मैंने पढ़ा है या जो मुझसे कनेक्टेड हैं, जो बच्चे रिजल्ट कर गए हैं, वो उनसे भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो इंटरव्यू में जैसे इस बार जो बच्चे इंटरव्यू दिए थे तो उनको उन बच्चों ने हेल्प किया जो पिछली बार इंटरव्यू दिए थे और अच्छा स्कोर किए थे। मेंस में मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे जीएस में मेरे पास मेंस किए 420 प्लस, जीएस 1 2 3 4 मिला के चारों 420 प्लस बच्चों ने स्कोर किया है। बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यू में भी 190 प्लस बच्चों ने स्कोर किया है। एथिक्स GS2 जैसे पेपर में 120 प्लस बच्चों ने स्कोर किया। प्रीलिम्स में भी 100 प्लस बहुत सारे बच्चों ने किया, ठीक है ना। तो आप भी कर सकते हो अगर आपको मेंटरशिप की नीड है तो। और आप चाहते हो कि अभी के टाइम में ना आपको मतलब जो जैसे मुखर्जी नगर जाके रह के इतना मतलब एक्सपेंसिव आप रेंट देते हो, फैमिली से दूर रहते हो, उसकी नीड नहीं है। आपके घर पे अगर आपके पास एक रूम है या आसपास लाइब्रेरी है, ठीक है ना, तो आप कोई भी मेंटर को ज्वाइन करके आप अपना अच्छे से पढ़ाई करो, आप जहाँ भी हो। और इसमें क्या होता है कि डे टू डे बेसिस पे इश्यूज़ आते हैं, स्पेशली एग्ज़ाम टाइम में, जब मतलब कि प्रीलिम्स का टाइम होता है, FF के बाद बच्चे पैनिक करने लगते हैं। मेंस का जब टाइम होता है पूरा खिचड़ी बनाने लगता है कि सर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो नोट्स रिवीजन नहीं हो रहा, ठीक है ना। इंटरव्यू में तो और मतलब उनको समझ ही नहीं आता है कि कभी अगर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है फर्स्ट, जैसे इस बार कुछ बच्चे का पहला इंटरव्यू था और उन्होंने अच्छा भी किया, तो उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि न्यूज़पेपर को कैसे हैंडल किया जाए, करंट अफेयर कैसे हैंडल किया जाए, डैफ को कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना।
IR के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, पर्टिकुलर जो आपका ऑप्शनल है वहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो जो भी आपको नीड है, सब एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, आपको बस पढ़ना होता है कि 8 घंटे 10 घंटे जो कंसिस्टेंसी है मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी रीज़न से नहीं पढ़ पाते हो, हेल्थ इशूज है, फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसको भी कोशिश किया जाता है कि मतलब डिफरेंट तरीके अपना के आपको कम टाइम में बेहतर आउटपुट कराया जाए। और जैसे मेंस में आपके पास एक लिमिटेशन है कि आप जीएस में 5 से 10 टॉपर कॉपी पढ़ सकते हो, ऑप्शनल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 पढ़ सकते हो, या एसए में 10 पढ़ सकते हो। तो कोई भी सीनियर है या मेंटर है, तो आपने अगर जीएस में 5 कॉपी पढ़ चुके हैं ना, तो उसने 50 से 100 कॉपियाँ पढ़ी है, समझ रहे हो ना। तो बहुत कुछ आपकी कॉपीज़ देख के चीज़ें बता देते हैं, जिससे क्या होता है कि मेंस में आप बहुत पढ़ लिए हो, कोई नोट्स लेक्चर बहुत एफर्ट डाल चुके हो, फिर भी पता चलता है कि आपके स्कोर्स डाउन है। अगर GS2 में आप 100 ला रहे हो, 90 ला रहे हो, या GS4 में ला रहे हो, तो वहाँ पे अप्रोच की बात है, डिमांड आप मतलब फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन जैसा पूछा जा रहा है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिख पा रहे हो, उसी का डिफरेंस है। जैसे इस साल अदिति का जो रिजल्ट हुआ है, लास्ट मेंस से वो लिखी थी, तो एथिक्स में उसके 82 मार्क्स थे आई थिंक, और इस बार 113 मार्क्स है। उसने एक केस स्टडी छोड़ दिया था, एक इनकम्प्लीट था उसके बाद भी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसने कोई नोट्स चेंज कर दिया, समझ रहे हो। उसने बस क्वेश्चन जो है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर लिखना शुरू किया, इंट्रो कंक्लूजन को बेहतर किया। जीएस में इंट्रो कंक्लूजन में बच्चे फॉर्मेलिटीज़ करने लगते हैं, और GS2 GS4 में स्पेशली मैं बताऊं कि आप कोई पॉइंट अगर लिख रहे हो, तो उसको बिना मतलब कि कोशिश करो कि आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली GS4 मैथिक्स में, तभी वो पॉइंट लिखो। एग्जाम्पल्स की उसको बैकिंग देना ज़रूरी है। या एस्से में जब आप चीज़ें लिख रहे हो, ठीक है ना, तो उसका एक फ़्लो बनना ज़रूरी है कि आप कैसे उस एस्से को, स्पेशली फिलोसफिकल एस्से में। तो ये सब चीज़ें आपको मेंटरशिप से हेल्प मिलती है। और मेरे केस में मैं जनरली प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कोई भी मार्केट का पेड मेंस टेस्ट सीरीज मैं किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ ज्वाइन करने का। उसका रीज़न ये है कि मेरे भी बच्चे जो पहले पढ़े हैं, जिन्होंने मेंस टेस्ट सीरीज पेड ज्वाइन कर दिया, वापस से मुझे रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा कॉपीज़, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पढ़े हैं, बहुत सारे जो मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, वही सारे बच्चे दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट्स में कॉपीज़ इवैल्यूएशन करते हैं, जिनकी कॉपीज़ खुद मतलब मेरे जैसे जो भी सीनियर मेंटर हैं जो इवैल्यूएट करते हैं, तो मैं खुद उनकी कॉपी इवैल्यूएट करता हूँ और वो इंस्टीट्यूट में करते हैं। तो ये सब कुछ आपको हेल्प मिल सकता है। तो आप अगर मुझसे कनेक्ट हो रहे हो, चैनल पे मेरा नंबर है 85 से करके 8506912508, वही मेरा नंबर है, तो आप कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम पे वर्सेटाइल आईएएस रवि सर करके चैनल है मेरा। पहले एक चैनल था जिस पे सब्सक्राइबर ज़्यादा थे, वो कॉपीराइट लग गया तो बंद हो गया, तो एक न्यू चैनल है वर्सेटाइल आईएएस रवि सर। वहाँ पे मैंने बहुत सारे मतलब कि टॉपर्स के PYQ के शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स के शेयर कर रखे हैं, मेंस के शॉर्ट नोट्स शेयर कर रखे हैं। वसीम अहमद एक रैंक 7 है, उनके नोट्स GS2 के काफ़ी अच्छे हैं। GS4 के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, मेरे एक स्टूडेंट रिजल्ट किए उनका। तो ये सब वहाँ से टेलीग्राम से आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो। और बाकी इस एग्ज़ाम को अप्रोच करने में आपको कुछ नीड हो, या आप किसी स्टेज पे फंस रहे हैं, स्पेशली जैसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं जो मेंस में मुझसे कनेक्टेड हुए हैं, उनके स्कोर्स मैंने देखा कि 330 340, GS1 to 3 4 की बात कर रहा हूँ, 350 इधर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 400 के आसपास मतलब आप स्कोर, या 420 उधर आप मेंस में स्कोर कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना होगा, ठीक है ना। और मेंस में भी आप अप्रोच वहीं रखो कि पहले कोई भी मेंस का टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो पहले सिलेबस के कीवर्ड्स देखो। यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है 5 साल के 10 साल के PYQ डिस्कशन वीडियोस देखो। मॉडल आंसर्स पढ़ो, PYQ मॉडल आंसर्स ओनली एस और दूसरे इंस्टीट्यूट के ठीक ठाक है, ठीक है ना। कहीं भी परफेक्शन मत ढूंढो, एक बेस लेवल पे चीज़ें कर लो और उसके बाद मतलब हो जाएगा। तो आप एक बार सिलेबस कीवर्ड्स देखो, फिर PYQ डिस्कशन वीडियो देखो, PYQ मॉडल आंसर्स देखो, उसके बाद कोई नोट्स आप रेफ़र करो और पढ़ो, ठीक है ना। तो मेंस में ये अप्रोच रखोगे तभी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि एक ही सिलेबस के कीवर्ड्स पे, एक ही टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, और उन क्वेश्चंस के एक ही टॉपिक पे अगर आप 5 6 7 8 10 आंसर्स पढ़ रहे हो ना, तो आपका वो टॉपिक तैयार हो जाता है। और उसके बाद जो करंट रिलेटेड चीज़ें हैं, मेंस 365 विजन का आता है, या दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका कंपैरिजन पढ़ सकते हो, और ये इंस्टीट्यूट उसका शॉर्ट नोट्स फैक्ट्स खुद ही अलग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों में आपका एक मेंटर हेल्प करता है, और आपकी जर्नी थोड़ी मतलब कि शॉर्ट हो जाती है, बहुत जो स्ट्रगल है उसको कम करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो।